गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ ग्रेविटेशन होता क्या है। भाई ग्रेविटेशन आप ये समझिएगा एस्ट्रोनॉमी की एक ब्रांच है, जिस ब्रांच के अंदर हम ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में भी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल और उसके इफेक्ट के बारे में भी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल के कारण ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी लगती है, उसके बारे में भी हम इसी में बात करेंगे। हम ग्रेविटेशन फोर्स के कारण और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंड्यूस होती है, जो प्रोड्यूस होती है, जिसे आप स्मॉल जी कहते हैं, जिसकी ऐसा यूनिट आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं कि ग्रेविटेशन होता क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी which deal with the study of gravitation force and gravitation potential and their effects। तो उसे आप क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन। ये क्लास 11th में आपकी यूनिट 6 होती है, अगर आप प्रदीप और दिनेश वगैरह बुक्स पढ़ते हैं, और अप्रोक्स 8 to 10 मार्क्स की आपके एग्जाम में आएगी। इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले यहां से है। आपने पढ़ा है एक लीनियर फोर्स। लीनियर फोर्स, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर लीनियर फोर्स किसके बराबर लगता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मैंने मान लिया एक ऑब्जेक्ट यहां लिया और एक प्लेनेट ये है, और ये प्लेनेट आपकी अर्थ है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और उसका सेंटर ये है, और ये दूरी मैंने सारी मान ली स्मॉल आर। इसकी हाइट मैंने मान ली पार्टिकल की h, इसका मास मैंने मान लिया m, और कैपिटल M मान लिया मैंने मास ऑफ प्लेनेट। मास ऑफ प्लेनेट, यह है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब जरा समझिएगा, अगर इसके ऊपर एक लीनियर फोर्स लगना होता तो लीनियर फोर्स किसके बराबर होता? F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब ये ऊपर है और इसे मैंने फ्री फॉल में छोड़ दिया, जहां इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके ऊपर एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और उस फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू mg। जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास निकल करके आएगा G इज इक्वल्स टू A के बराबर होता है, और A की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो G की भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। और आपने नोटिस कर लिया कि जिसे हम बार बार ग्रेविटी बोलते थे, उसका सही मायने क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की प्रॉपर्टी को आप ग्रेविटी बोलते हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इंड्यूस होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद हम समझेंगे, जरा इसके थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि इस G के ऊपर किस किस चीज का फर्क पड़ता है। हम इस बारे में बात करेंगे कि G किस किस चीज पर डिपेंड करती है, लेकिन इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा यहां न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। न्यूटन से पहले आर्यभट्ट साइंटिस्ट थे 588 AD में। उन्होंने क्या बताया था कि अर्थ के अंदर कोई एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। बस वो बात अलग थी कि वो उसकी बिल्कुल गणना नहीं कर पाए, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे पाए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था, और एक्सप्लेनेशन न्यूटन ने दिया था। न्यूटन से 1000 साल पहले आर्यभट्ट हर चीज़ को एक्सप्लेन कर गए थे कि अर्थ के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण है, बस वो मेजरमेंट नहीं करके गए कि F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन R स्क्वायर। और जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन R स्क्वायर, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी उनके साइज के रेस्पेक्ट में अत्यधिक होती है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि अर्थ और सन के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, अर्थ और मून के बीच 4 लाख किलोमीटर की दूरी है। इनका साइज 4 लाख किलोमीटर के रेस्पेक्ट में नेग्लाइजिबल है, इसीलिए वहाँ ये एप्लीकेबल है। सन और अर्थ का साइज इस दूरी के रेस्पेक्ट में नेग्लाइजिबल है, इसीलिए ये नियम वहाँ पर एप्लीकेबल है। लेकिन
अगर मैं सन को बहुत ही नज़दीक ले आऊँ, लगभग यहाँ से 1 करोड़ किलोमीटर ही रहे या 4 लाख किलोमीटर ही रहे, जितनी दूर चांद है, अगर इतनी दूर सन आ जाए, तब अर्थ और सन के बीच F = Gmm/r² फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ये आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या है भाई, जरा समझेंगे। इसे सबसे पहले ऐसाक न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने कहा था अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर एक का मास m1 है और एक का मास m2 है और इनके बीच की दूरी बहुत ही अधिक है, इनके बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा है, तब आप इन्हें क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी r है, तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, इफ देयर आर 2 पॉइंट मासेस, अगर 2 पॉइंट मासेस होंगे, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब जितना ज़्यादा दोनों का मास होगा उतना ही ज़्यादा इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर दूरियां ज़्यादा होगी तो चाहते कम होती हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब ये नियम कब एप्लीकेबल था, ये तभी एप्लीकेबल था जब दोनों के साइज़ के रेस्पेक्ट में दोनों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो, मतलब अगर दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट हों। अगर ऐसा है कि एक मास m1 इस साइज़ का है और m2 इस साइज़ का है और दोनों के एक की रेडियस a है और एक की रेडियस b है और दोनों के सेंटर से सेंटर तक की दूरी r है, तब सेपरेशन बचेगी आपके पास r - a + b, और तब इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, m1 × m2 ऊपर आएगा, और तब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये तो न्यूटन के नियम के खिलाफ है। जब ये न्यूटन के लिए नियम के खिलाफ है तो आप क्या कहेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट। न्यूटन का ग्रेविटेशन नियम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल था। इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल G। कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मैं आपका एक डाउट दूर करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात। इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। जरा एक बात समझिएगा, ह्यूमन बीइंग आज तक भी कभी भी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाए। हमारे साइंटिस्ट आज तक किसी भी प्लेनेट पर, मैं तो ये भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, उधर अमेरिका कहता है कि वो 1969 में चांद पर गया था, लेकिन सोवियत संघ ने कम से कम उनकी हर बात के 10 काट किए हैं कि आप लोगों ने वो वीडियो सिर्फ शूट की थी स्टूडियो में और आप कभी गए ही नहीं थे वहाँ। तो मैं तो ये भी नहीं मान सकता कि अमेरिका चांद पर गया था, वहाँ जाकर उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा या कोई मार्स पर गया होगा एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब हम अभी अर्थ पर ही हैं। मान लीजिए, चलिए हम मार्स पर भी चले गए और हम मान लीजिए मून पर भी चले गए, तो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। जब यूनिवर्स बहुत बड़ा है तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू को आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट किस आधार पर कहते हैं? सिर्फ इस आधार पर कि आपने अर्थ को यहाँ अर्थ पर रहे और एनालाइज किया आपने यूनिवर्स, इस आधार पर आप इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ये सिर्फ किताबी बातें हैं। आप इसे ये तो कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं किसी भी लैब में, उन सभी के लिए ये एक फिक्स वैल्यू निकल करके आई है, जिसके कारण हम इसे एक यूनिवर्सल कांस्टेंट मान सकते हैं। इसके बाद देखिएगा रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। ये तो बात आपकी समझ आई ना। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट सिर्फ इस आधार पे कहा गया है कि अर्थ के अलग अलग एरिया में जा करके जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं
उसमें ग्रेविटेशन की जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी गई थी 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जिस आधार पर इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा गया है। हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि चांद की सरफेस पर भी इसकी वैल्यू यही होगी, मून के इसके अलावा जुपिटर पर जा करके यही होगी, क्योंकि जुपिटर पर तो सरफेस ही लाइज नहीं करती, वहाँ तो गैसियस फॉर्म में होता है सब कुछ। जरा सोचिएगा, कॉमन सेंस लगाइए, अगर ये कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट होती ह्यूमन बीइंग के पास, अगर हमारे साइंटिस्टों के पास ये कैलकुलेशंस बिल्कुल बराबर होती, तो ना तो कोई भी मिशन मंगल फेल हुआ करता, ना कोई ही लैंडर फेल हुआ करता, स्पेस एक्स के इतने एक्सपेरिमेंट ना फेल होते, नासा के इतना पैसा बर्बाद ना होता। ये सारे एक्सपेरिमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% होती है। तो ये कैलकुलेशन सिर्फ आपकी ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस है, करेक्ट वैल्यू किसी के पास अभी अवेलेबल नहीं है। आप थोड़ा सा ना किताब से हटके सीखिएगा, एस्ट्रोनॉमी एक दिलचस्प है, आपको पता होगा। मैं कई बार आपको ऐसी ऐसी बातें बताता रहता हूँ। जिस एक सेकंड की वैल्यू क्या है जरा समझिएगा। 1 सेकंड के अंदर अंदर आपकी अर्थ अपनी एक्सिस पर 27 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है, और आपका सन लगभग 272 किलोमीटर अपने पूरे सोलर सिस्टम को लेकर एक न्यूट्रॉन स्टार का चक्कर लगाता है, और वो न्यूट्रॉन स्टार लगभग 1070 किलोमीटर के आसपास 1 सेकंड में ऐसे हजारों सोलर सिस्टम्स को लेकर, लाखों सोलर सिस्टम्स को लेकर एक गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आपकी गैलेक्सी लगभग 80,000 किलोमीटर 1 सेकंड में चली जाती है, जो एक यूनिवर्स का सेंटर होता है और उसका चक्कर लगाती है। तो 1 सेकंड की अहमियत इतनी है। तो इतनी छोटी मेजरमेंट की भी इतनी अहमियत होती है एस्ट्रोनॉमी में। तो यहाँ तो और भी छोटी वैल्यू थी, सोचिए जरा 10⁻11। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो वो तो माइनर सी भी अगर कहीं चेंज हो जाएगी किसी भी प्लेनेट पर, तो वहां की तो सारी रीडिंग बदल जाएगी। चलिए खैर, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। भाई ग्रेविटेशन फोर्स होता है आपके पास, ये मान लीजिए एक प्लेनेट है जिसका मास m है और इसकी रेडियस कैपिटल R है, और इससे h हाइट पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ, इसका मास m है, स्मॉल m, प्लेनेट का मास कैपिटल M। इस दूरी को मैंने r मान लिया, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन कितनी होगी? मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये जो दूरी हो तभी ग्रेविटेशन फोर्स एप्लीकेबल होगा, तभी ये फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर ये दूरी एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत अधिक है, तो इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिएगा, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg के बराबर होता है। फोर्स कितना इसके ऊपर ग्रेविटी के कारण लगेगा वो सिर्फ इसके मास पर निर्भर करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लेनेट के मास पर निर्भर नहीं करता है। हम दोनों इक्वेशंस को बराबर रखेंगे, बराबर रखने के बाद जब mg इज इक्वल्स टू gmm अपॉन r स्क्वायर आया, m से m कैंसिल, और g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। मतलब r की अगर मैं वैल्यू रख दूं तो gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, और अगर h बहुत छोटा है r से, तब आप लिख सकते हैं कि g की वैल्यू gm अपॉन r स्क्वायर होगी। मतलब ग्रेविटेशन पुल लगाने की जो एक्सेलरेशन है, मतलब जिसे ग्रेविटी बोलते हैं आप, वो मास ऑफ द प्लेनेट के साथ बढ़ेगी और उसकी रेडियस बढ़ने पर घटेगी। लेकिन रेडियस किस तरीके से? अगर उसका मास तो कांस्टेंट हो जाए और रेडियस मतलब उसका साइज बढ़ने लगे, तब तो ग्रेविटी घटती है। लेकिन अगर मास के साथ साथ रेडियस बढ़ती हो, मतलब डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट कांस्टेंट रहती है, तब रेडियस बढ़ने से, प्लेनेट का साइज बढ़ने से ग्रेविटी बढ़ती है, ना कि घटती है। ध्यान रखिएगा, अगर मास कांस्टेंट है और तब साइज बढ़ता है प्लेनेट का, तो ग्रेविटी घटेगी। लेकिन अगर मास भी बढ़ेगा और रेडियस भी बढ़ेगी, मतलब साइज भी बढ़ेगा प्लेनेट का, और इस तरीके से बढ़ेगा कि डेंसिटी कांस्टेंट रहे, तब आप क्या कहेंगे? साइज और रेडियस बढ़ने से ग्रेविटी बढ़ती है। देख लीजिएगा जरा, ऑब्जर्वेशन आपके सामने होगी, मैं भी कराऊंगा आपको ये, जरा ध्यान दो आप। मैंने अभी आपसे कहा डेंसिटी कांस्टेंट रहे किसी एक प्लेनेट की, और अगर उसका साइज बढ़ जाए
तब उसकी ग्रेविटी घटेगी या बढ़ेगी। जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये फॉर्मूला आया Gm/r²। मास किसके बराबर होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और मैंने प्लेनेट को जस्ट स्फेरिकल शेल माना लिया सिंप्लिसिटी के लिए। ये वैल्यू उठा करके मैंने यहां रख दी, तो G रो 4/3πr³ स्क्वायर से क्यूब कटा और G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R आया। तो रेडियस बढ़ने से इस कंडीशन में ग्रेविटी बढ़ती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 100% क्लियर? कोई दिक्कत बच्चे किसी को? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे डेप्थ के साथ साथ ग्रेविटी घटेगी, हाइट के साथ साथ ग्रेविटी घटेगी, और केप्लर के तीनों नियम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।